भारत में 28 बड़े प्रदेश हैं और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे है। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम किया। मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगाकर किया। जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेके आए। वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद कर, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम करते। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है। और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की बात, बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल ये है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए। थोड़ा सा मुद्दा समझिए। मुद्दा ये है कि बिहार आज वेंटिलेटर पे क्यों, और उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वेंटिलेटर से निकालने के लिए जो भी मुद्दा उठाना है, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इससे पहले सवाल ये था कि पलायन रोको और नौकरी दो की आवाज उठाने के लिए एक दिन में 41 लोगों पर एफआईआर किया। ठीक है, आपने किया। तो मेरा सवाल सरकार से और बिहार की जनता से ये है कि जो लाखों करोड़ों लोगों को आपने पलायन करने पे मजबूर कर दिया और जो लाखों करोड़ों रोजगार बर्बाद कर दिए, तो ये डबल इंजन के सरकार में कितने लोगों को फांसी चढ़ानी चाहिए? सवाल। अगर पलायन रोको, नौकरी दो पे आवाज उठाने के लिए 41 एफआईआर करते हो, तो
तो करोड़ों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर करते हो और करोड़ों बिहारियों को नौकरी और रोजगार से वंचित करते हो, सालों साल करते हो, तो इस पे बिहार की जनता ये डबल इंजन के नेताओं को क्या सजा दे? फांसी पे चढ़ाए? असेंबली में सुनते हैं जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों के हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक, जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा रहता है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है और उसमें जब हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, कमजोर। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे बिहार में, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती? कुछ तो करके दिखाई। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का कि कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, आपको याद होगा, चलो 1.25 लाख करोड़ दे दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में ऑलरेडी दिया गया है, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बता देता हूँ, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है कि यहाँ था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका के 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूथ से और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ, इफ यू रिमेम्बर, कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या है, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी 1.25 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं हुई। तो हमने यही कहा कि आप झूठ की पराकाष्ठा पे क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है। जो क्लास में बड़ा है वो कास्ट में भी बड़ा है, जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली तो, और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई। बिहार में श्रीकृष्ण बाबू ने, जब हमारी सरकार थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। हमारे मिनिस्टर साहब ला चुके हैं रेवेन्यू के, और ये काम नहीं हो सका, इसकी इच्छा शक्ति नहीं है। गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उनको निजात दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को, और जो इकोनॉमिकली इतने गरीब हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कि उनको 2 लाख रुपए का 2 रुपया भी कम, केवल 4%।
ये है भारत का एक्सरे। यदि कास्ट सेंसस पूरी ईमानदारी से हो, जाति जनगणना हो, तो इस प्रकार का वास्तविक चित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारत के सामने, सारे प्रदेशों की सरकारों के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने उजागर होगा। तो फिर उसके बेसिस पर इन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, घुमंतु, आदिवासी, इन वंचित वर्गों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की नीति और कानूनों का निर्माण करना है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि हर कीमत पर कास्ट सेंसस हो। लेकिन मोदी जी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। वो ये कहते हैं कि ये तो गरीबों की एकता तोड़ने की, समाज को जातियों में बांटने की बात है। भारतीय समाज पिछले 2,500-3 हजार साल से जातियों में बटा ही है। हम तो चाहते हैं जाति निर्मूलन हो। हम तो चाहते हैं अंततोगत्वा एक ऐसे समाज का निर्माण हो कि जिसमें केवल एक ही पहचान बचे कि हम सभी भारतवासी हो। लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति के पहले पता तो चले क्या पिछड़ा कहां पर है, अति पिछड़ा कहां पर है, आदिवासी कहां खड़ा है, दलित कहां खड़ा है, कितने संसाधन, कितनी धन दौलत, कितनी संपत्ति और कितना बजट किसको मिलता है। यहाँ की सरकार ने भी, राहुल जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के बार बार लगातार जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का सवाल उठाने के बाद यहाँ पर भी एक सर्वे करवाया। लेकिन सर्वे का तात्पर्य यह था कि सर्वे में जो निकल कर आएगा कि गरीबी का निर्मूलन होगा, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। और ये भी कहा था कि आरक्षण की कैप को हटाकर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर पिटीशन फाइल हुआ तो यहाँ की सरकार ने बहुत ही कमजोर, ढीले ढाले तर्क दिए। मतलब कि नहीं, हमने तो कास्ट सर्वे करवाया था, इस प्रकार का पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, लेकिन सही मायनों में कोई काम न हो। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, तो यदि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते थे, यदि आप गरीबी निर्मूलन करना चाहते थे, यदि आप आरक्षण की कैप हटाना चाहते थे, तो 9th शेड्यूल में आपको डलवाना था। अभी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये खुलासा हुआ है। पार्लियामेंट में हमारा सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास तो मामला पहुंचा ही नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं, ये तो यहाँ की सरकार का विषय है। सरकार कह रही ये तो केंद्र की सरकार का विषय है। मतलब कि डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर नीतीश जी और मोदी जी पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के, पूरे बिहार के दलित, आदिवासी, ओबीसी को मूर्ख बना रहे हैं। उनका 2023 में जो सर्वे आया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टडी हुआ, उसमें तो साफ पता चला कि करीब करीब 5 करोड़ बिहार की आबादी ऐसी है जो पर डे रोज का केवल 40 रुपए में जीवन जीती है। ये कैसे जीवन जीते होंगे? वो अपने बच्चे को, घर परिवार को कैसे गुजरान करते होते? 100 में से 45-50 बच्चे जिस प्रदेश में कुपोषित हो, उस प्रदेश का यदि बाप केवल दिन का 40 रुपया कमा रहा है, 4 करोड़ के करीब ऐसी आबादी है जो पर डे केवल 67 रुपये कमा रहे। मतलब कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 9-10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं, और उसी के कारण उनको हमारे गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल हम इस सरकार को एक्सपोज करते हैं, हम मांग करते हैं कि बिहार की ये सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करे, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि कास्ट सेंसस के मामले में उनकी क्या राय है, क्यों ये खुलकर अपनी पोजीशन नहीं लेते। और यदि मोदी जी इस मामले पर खामोश है तो नीतीश जी को भी उनको सवाल पूछना चाहिए। यहाँ मैं एयरपोर्ट से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में बहुत से बड़े होर्डिंग देखे, भीम संवाद। क्या है यहाँ दलितों की परिस्थिति? कितनी जमीनों का आवंटन किया? नीतीश जी 20 साल से सीएम है, क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पर उन्होंने माथे मेला धोने की प्रथा को खत्म किया हो?
क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पे उन्होंने छुआछूत को खत्म किया है? क्या पटना में सफाई कर्मी नाली साफ करते वक्त आज भी 300-400 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर नहीं? क्या हिंदुस्तान में रोबोट्स और दूसरे इक्विपमेंट इन्वेंट नहीं हुए कि किसी भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मर जाना पड़े? लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते। उनकी सोच वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की है। भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। ये उनकी सोच है और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि भीम संवाद करना है तो सही मायनों में जो मुसलमान समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनके बीच जाइए, इनको जीवन को देखिए। आज गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से NSUI यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, DNTs, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइन है, कृतनिश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदायों के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। ये मैं जो कह रहा हूं कि ये एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने SC, ST, OBC केवल है 6%।
मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0%, एनजीओ की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, उस संघ परिवार की लीडरशिप में दलित, आदिवासी, ओबीसी केवल 4%। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में केवल 7%, स्पोर्ट्स में 29%, एनएससी लिस्टेड कंपनी में एससी, एसटी, ओबीसी केवल 6%, प्राइवेट अस्पतालों की मालिकी में 17%, भारत सरकार के यूनियन बजट में 75% की आबादी के सामने केवल 30%, स्टेट के बजट में 34%, एयरपोर्ट के ठेकों में 0%, पोर्ट के ठेकों में 0%, रोड रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट में 2%, एनर्जी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर में एससी, एसटी, ओबीसी केवल 7%, माइनिंग की लीज दलित, आदिवासी, ओबीसी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री